हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इसमें कुछ एक आपका येलो हाईलाइटेड किया गया है कुछ पोर्शंस को जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और जो बाकी इम्पोर्टेंट है वो साथ में मैं आपको इसमें मेंशन करती चलूँगी, तो आप एक बार अच्छी तरह से कर लेंगे इस चैप्टर को। देखिए क्या है आपका, सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका नेचर बिल्कुल अलग होगा जिन सब्सटेंस से वो मिलके बना था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्मेशन किस चीज़ की हुई है, वाटर की। इसी रिएक्शन से आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पता चल जाएगी। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, देखिए आपको दो सब्सटेंस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, बॉन्ड को बनाया, बॉन्ड को तोड़ा गया, तो बना के आपके पास वाटर बना, नया सब्सटेंस बना। नया सब्सटेंस एक भी बन सकता है या एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके रिएक्टेंट्स के ऊपर जिन्होंने रिएक्ट किया है, जिन सब्सटेंस ने आपस में रिएक्शन की है। अब जो वाटर है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, जिन सब्सटेंस से ये मिलके बना है उनसे बिल्कुल अलग। पानी का यूज़ क्या किया जाता है, आग बुझाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन गैस कैसी है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस है। ऑक्सीजन गैस स्पोर्टर है कंबशन की। तो देखिए जो आपका नया सब्सटेंस बन के आया है उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन सब्सटेंस से ये मिलके बना था उनसे क्या है, बिल्कुल ही अलग है। इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जो एक बार प्रोडक्ट आपका बन गया है तो उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, जैसे कि केमिकल चेंज के अंदर होता है। केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होंगे। तो आगे यहाँ पे आपके डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल लिए गए हैं जो सारे आपके केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि दूध को अगर हम बाहर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरा आपका है आयरन, तवा या पैन या फिर नेल, अगर उसको हमने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, नमी वाले वातावरण में उसको रख दिया तो क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी। तो जो नया सब्सटेंस बना है वो पुराने सब्सटेंस से क्या होगा, नेचर में बिल्कुल अलग होगा। जैसे दूध और दूध फटने के बाद जो नया सब्सटेंस बना है वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो ग्रेप से वाइन बनेगी, वाइन ग्रेप से क्या होगी, बिल्कुल अलग नेचर रखेगी। फूड इज कुक्ड, जब फूड को कुक किया जाएगा तो जो अनकुक्ड फूड है और जो कुक्ड फूड है उन दोनों का नेचर क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है बस आपका, कि जो नया सब्सटेंस बनेगा वो क्या होगा, नेचर में बिल्कुल अलग होगा, किससे, जिनसे वो मिलके बना है। यही है आपकी केमिकल रिएक्शन। हमारे डेली लाइफ में क्या पता कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे सराउंडिंग में चलती रहती हैं। तो आप बोल सकते हो जो केमिकल रिएक्शन है वो कब होती है, जब कोई केमिकल चेंज होगा तभी हमारी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है यहाँ पे। इस एक्टिविटी में आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में ही बताया गया है। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, मैग्नीशियम लिया गया है, मेटल है मैग्नीशियम, रिबन की फॉर्म में लिया गया है, और उसको क्या किया गया है, एयर में बर्न किया गया है। जब मैग्नीशियम मेटल को एयर में बर्न किया जाता है तो हमारे पास एक वाइट कलर का पाउडर बन के आएगा। जो वाइट कलर का पाउडर बन के आया है इस वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लिया गया है उस पाउडर को। ये वाइट पाउडर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये जो पाउडर है एक्चुअल में क्या है, ये नया सब्सटेंस है। और पुराना सब्सटेंस कौन सा था जिसने रिएक्शन की, वो था आपका मैग्नीशियम रिबन। और मैग्नीशियम रिबन के साथ किसने रिएक्शन की थी, एयर ने। तो देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है, मैग्नीशियम जो आपकी मेटल थी उसकी रिएक्शन हुई है एयर के साथ, और एयर में कौन सी गैस से रिएक्शन की गई है, यहाँ पे ऑक्सीजन से। बना क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो देखिए यहाँ पे ये थे आपके सब्सटेंस जिन्होंने रिएक्शन की है, और नया सब्सटेंस आपका जो ये बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, वाइट कलर का पाउडर है। तो ये आपका एक केमिकल चेंज का ही आपका एक एग्जाम्पल है।
उसके बाद यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटीज़ और दी गई हैं, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3, ये सारी आपकी केमिकल चेंज से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ हैं। इसमें जो एक्टिविटी 1.3 है उसमें आपको साइड में दिखा दिया गया है। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आपको जिंक मेटल लेनी है, जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स लेने हैं, उनकी रिएक्शन करवानी है आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और बनेगा क्या इसमें, जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा आपका, और साथ में आपकी कौन सी गैस रिलीज होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। मतलब एक्चुअल में रिएक्शन क्या हुई है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, और प्रोडक्ट बनेगा आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर यहाँ पे आप हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड लेते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते, तो वहाँ पे आपका जिंक सल्फेट की जगह क्या बन जाता है, जिंक क्लोराइड। तो आपकी यहाँ पे क्या हुई है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ एक ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे नज़र आ सकती हैं। ऑब्जर्वेशन वो आपकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेंगी। सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशन है, चेंज इन स्टेट, रिएक्शन की वजह से स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का, और बना क्या था हमारे पास H2O। देखिए H2O हमारे पास किस स्टेट में बनेगा, लिक्विड स्टेट में, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। तो क्या हो गया यहाँ पे, स्टेट चेंज हो गई। तो केमिकल चेंज में क्या हो सकता है, ऑब्जर्वेशन में आपका स्टेट चेंज आपको नजर आ सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है रिएक्टेंट का कलर कुछ और हो, प्रोडक्ट का कलर कुछ और आ जाए। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, जैसे कि अभी आपने जिंक के केस में नोटिस किया होगा। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये सारा क्या है आपका, जो जो आपको चेंजेस नज़र आते हैं, जो जो आपको ऑब्जर्वेशन नज़र आती हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, जब हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसको सेंटेंस में लिखना लंबा पड़ता है, ठीक है। सेंटेंस में लिखने में क्या होगा, लेंदी होगा। तो उस केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोला मैंने अभी आपको, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो जो सिंपलेस्ट वे है लिखने का वो क्या है आपका, वर्ड इक्वेशन। जैसे कि अभी तो मैं एक ये बोलूँ आपको कि आप ये लिखे कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख दिया गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक वर्ड इक्वेशन बोला जाता है इसमें। अब वर्ड इक्वेशन में क्या है आपका, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रहे हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जिन्होंने रिएक्शन की है, जो सब्सटेंस रिएक्शन को स्टार्टिंग में यूज किए गए हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो नया सब्सटेंस बना है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम बार बार सब्सटेंस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, अब हम कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब वर्ड इक्वेशन में आपको क्या नजर आ रहा है, एक एरो का साइन नजर आ रहा है। एरो का साइन क्या शो करेगा आपको, जहाँ पे एरो का आपका हेड नजर आएगा वो किसको शो करेगा, वो प्रोडक्ट को शो करेगा। मतलब एरो हेड का जो पॉइंट होगा वो किसकी तरफ होगा, प्रोडक्ट की तरफ होगा, और जो इसका टेल होगा वो किसकी तरफ होगा, रिएक्टेंट्स की तरफ होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, यहाँ पे जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं या जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं या 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उनके बीच में आपको कौन सा साइन लगाना है, प्लस का साइन। क्या साइन लगाना है आपको, कौन सा साइन यूज़ करना है, प्लस का। जैसे आपको नजर आ रहा होगा ऊपर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये था अभी आपका वर्ड इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, जब भी हमें केमिकल इक्वेशन को लिखना है तो उसको लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं और फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। अब जैसे देखिए, एक तो हम लिखे यहाँ पे पूरा मैग्नीशियम, पूरी स्पेलिंग लिखे इसकी, और एक हम क्या लिख दें यहाँ पे, इसका सिंबल लिख दें मैग्नीशियम का Mg। तो ज़्यादा कंसाइज कब होगा, ज़्यादा यूजफुल कब होगी हमारी केमिकल इक्वेशन, जब केमिकल इक्वेशन को क्या किया जाए, सिंबॉलिक फॉर्म में, फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिखा जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा यूजफुल बोल देंगे। अब जो ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये आपकी जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को, स्केलेटल इक्वेशन। जब तक ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको क्या बोला जाएगा, स्केलेटल इक्वेशन।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो बैलेंस करने के लिए आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोई हमारे पास वे तो है नहीं कि हम इनको बैलेंस कर दें। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको बार बार ट्राई करना पड़ता है और हो सकता है आपका हिट कर जाए। तो मतलब ये आपको एक हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह से आपको इसको क्या करना है, आपको इसको बैलेंस करना है। उसके बाद हम बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, जैसे कि हम 9th क्लास में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो मास होता है हमारा रिएक्टेंट्स का और जो मास होगा हमारा प्रोडक्ट्स का वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो टोटल मास होगा हमारे एलिमेंट्स का रिएक्टेंट्स के अंदर और प्रोडक्ट्स के अंदर वो क्या होना चाहिए, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। उसके बाद देखिए बैलेंस करने का तरीका आपको पता ही होगा, बैलेंस करने का आपको ये बता दिया गया है यहाँ पे वे, और दूसरा आप अपनी तरफ से शॉर्ट फॉर्म में भी इसको बैलेंस कर सकते हैं, वो एक अलग से वीडियो डाल दूंगी मैं आपको बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये सारा बैलेंसिंग का वे बताया गया है, लेकिन एग्जाम में कोई इस तरह से आपकी नहीं चेक करता है, बस आपको सिंपल बैलेंस करके दिखाना होता है। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में आपको एटम्स को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है आपका बैलेंसिंग के बाद राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आपको क्या लिखने होते हैं, सिंबल्स लिखने होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, हमने जो यूज़ किया था हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और बना क्या है आपके पास, वाटर बना है। तो इनकी फिजिकल स्टेट मतलब ये किस स्टेट के अंदर है रिएक्टेंट, किस स्टेट के अंदर हमारा प्रोडक्ट है, वो मेंशन हमें करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए, ज़्यादा हमें उससे पता चले। तो देखिए जैसे H2 है, इसके साइड में हम क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, क्योंकि ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ऑक्सीजन भी किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। और जो वाटर है वो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो ये सिंबल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। अगर लिक्विड स्टेट है तो उसके लिए कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं, L। गैसियस स्टेट है तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, G। और एक्वस स्टेट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, AQ। और सॉलिड स्टेट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, S। ये सारे नोटेशंस आपके सामने हैं, G, L, AQ एंड S। इस AQ का क्या मतलब है, जब भी आपका जो भी सॉल्यूशन है अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर आपका प्रोडक्ट हो, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जो आपका सॉल्वेंट है उसको क्या यूज़ किया गया है, वाटर यूज़ किया गया है, तो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि कई बार हमने देखा होगा कि जो हमारा एरो हेड है उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, जैसे कि कोई आपके सनलाइट, क्लोरोफिल या कोई एंजाइम्स वगैरह, या फिर कोई टेम्परेचर या कोई प्रेशर आपको मेंशन किया जाता है। तो इन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन के लिए कुछ एक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, उसको कहाँ लिखा जाता है, एरो के ऊपर। जैसे लाइक सनलाइट हो गया आपका, क्लोरोफिल हो गया, ये आपका प्रेशर हो गया, ये सारी क्या है, रिएक्शन कंडीशंस हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जैसे कि आप जानते हैं क्या होती हैं, इसके आगे क्या है, फर्दर हमारे टाइप्स हैं। तो टाइप्स में फर्स्ट टाइप कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके क्या करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, और वाटर, इन दोनों ने आपस में क्या किया, रिएक्शन की, और रिएक्शन करके क्या बनाया यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हुई है आपकी हीट एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट।
ये वही रिएक्शन है जब हम क्या करते हैं, जो वाइट वॉशिंग पाउडर आता है आपका, वाइट जो दीवारों पे हम वाइट वॉश करते हैं, उस पाउडर को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं, तो वाटर के साथ ऐड करने के बाद उसमें से क्या होता है, बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है, और जो आपके पास सॉल्यूशन रेडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक तरह से जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन तो है ये रिएक्शन, क्योंकि दो रिएक्टेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिन्होंने रिएक्शन की है, और एक सिंगल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या निकली है, हीट एनर्जी। तो जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट एनर्जी निकलती है तो उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम साथ में क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ क्या रिलीज हो, हीट एनर्जी रिलीज हो, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आपको ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। रिएक्टेंट हो सकते हैं आपके दो या दो से ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। जैसे A+B लिखा मैंने यहाँ पे, ये हो गए आपके रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट है आपका C, एक सिंगल प्रोडक्ट होगा आपका। उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो, और हो सकता है ना भी हो। आगे और एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इससे पहले मैंने कुछ ऐड किया है यहाँ पे, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर नॉट एक्सोथर्मिक, सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है, कुछ एक हैं लेकिन सारी की सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है। उसके बाद कुछ एक और एग्जाम्पल हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होगा, कोल के अंदर मेन क्या होता है आपका, कार्बन। कार्बन जब बर्न करेगा किसके प्रेजेंस से बर्न करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बनेगा क्या आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो भी हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बन के क्या आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, सिंगल प्रोडक्ट, और कितने सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया गया है कि जब रिएक्शन के साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और दूसरा है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी कैसी एक रिएक्शन है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। खाना खाते हैं हम, खाना क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और उससे क्या बनता है, हीट एनर्जी। जो एनर्जी बनती है उसी की वजह से तो हम सारा काम कर पाते हैं। तो हमारा रेस्पिरेशन भी कैसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है उससे जो कंपोस्ट बनती है, वो भी कैसी रिएक्शन है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये यहाँ पे आपको जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है उसको आपको इक्वेशन की फॉर्म में दिखाया गया रेस्पिरेशन रिएक्शन को। नेक्स्ट उसके बाद है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन जो कि कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट हो, मतलब जिसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा और उससे टूटने के बाद दो या दो से ज़्यादा क्या बनेंगे आपके प्रोडक्ट्स। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए आपके पास क्या है, फेरस सल्फेट है, जो कि आपको यहाँ पे एक ये बच्चा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। इन्होंने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हैं, जो कि किस कलर के हैं, लाइट ग्रीन कलर के हैं। जैसे इनको हीट किया गया, क्रिस्टल्स को हीट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से आपको गैस निकलती हुई नजर आ रही है। कौन सी गैसेस रिलीज होंगी यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसके पास जो टेस्ट ट्यूब में बचेगा वो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, जो कि किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन हुई है इसमें देखिए एक सिंगल आपका रिएक्टेंट था फेरस सल्फेट, और क्या बने आपके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट। तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के कई सारे प्रोडक्ट बना दे। यहाँ पे डिकम्पोजिशन के लिए क्या जरूरी था, हीट जरूरी थी, तो ही आपकी डिकम्पोजिशन हुई। और एक आप यहाँ पे ध्यान रख लेंगे कि जो फेरिक ऑक्साइड आपका बनेगा उसके क्रिस्टल्स कैसे कलर के होंगे, वाइट कलर के क्रिस्टल्स होंगे।
अब जो डिकम्पोजिशन है वो 3 तरह से हो सकता है। डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हो सकता है, उस डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो, हीट की वजह से हो। अगर डिकम्पोजिशन आपका सनलाइट की वजह से हो तो उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। अगर आपका डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन की 3 रिएक्शंस हैं हमारे पास अलग अलग तरीके से। थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हीट दी जाएगी, फोटो डिकम्पोजिशन जिसमें सनलाइट का यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जिसमें किसका यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। तो अब देखिए जो आगे आपकी रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट दी गई है, कैल्शियम ऑक्साइड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो ये भी आपकी कैसी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है ये है आपकी लेड नाइट्रेट की रिएक्शन। यहाँ पे भी आपको हीट नजर आ रहा होगा, हीट का सिंबल, तो ये भी आपका कैसा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद जो आपकी एक्टिविटी 1.7 है, यहाँ पे है आपका यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे क्या किया गया है, एक्चुअल में यहाँ पे पानी लिया गया है H2O और उसके क्या किया गया है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, वाटर के अंदर इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। तो होगा क्या, यहाँ पे 2 गैसेस बनेगी आपकी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसकी अमाउंट क्या होगी, डबल होगी। डबल क्यों होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो वाटर लिया है उसके अंदर ऑलरेडी जो एटम्स है हाइड्रोजन के वो क्या है, डबल है। तो ये डिकम्पोजिशन कब होगी, जब क्या पास की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका फोटो डिकम्पोजिशन का। यहाँ पे देखिए आपको सनलाइट नजर आ रही होगी और यहाँ पे एक चाइना डिश आपको नजर आ रही है। चाइना डिश में क्या रखा गया है, सिल्वर क्लोराइड रख लीजिए या सिल्वर ब्रोमाइड रख लीजिए। जैसे ही सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट गिरेगी तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, वो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ये और दूसरा आपका सिल्वर ब्रोमाइड में भी सेम ही रिएक्शन होगी, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस आपकी अलग हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है, इसकी जो बोटल्स होती हैं उनको डार्क कलर के अंदर रखा जाता है। डार्क की मतलब उनकी पैकिंग इस तरह से की जाती है कि किसी ना किसी तरीके से वहाँ उनको सनलाइट से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। पता चल गया होगा उनको सनलाइट से क्यों कट ऑफ करके रखा जाता है, ताकि हमारा डिकम्पोजिशन ना हो। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 1 मार्क का, कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है, इन रिएक्शंस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। इनका यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ पे यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, उसके बाद है आपका ऐसी रिएक्शंस जिन रिएक्शंस को करवाने के लिए एनर्जी दी जाती हो। अभी हमने सारी वही रिएक्शन देखी ना, हीट की फॉर्म में एनर्जी दी हो या सनलाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो जिन रिएक्शंस को करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी के बगैर वो रिएक्शन नहीं होती है, तो उन रिएक्शंस को हम कैसे रिएक्शंस बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इनमें से आप कोई भी रिएक्शन अगर एग्जाम में आ जाए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप इनमें से कोई भी एक रिएक्शन लिख सकते हैं, चाहे वो हीट वाली हो, इलेक्ट्रिसिटी वाली हो या फिर सनलाइट वाली हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इसके लिए इस रिएक्शंस को करवाने के लिए आपको जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है आपको उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। इसमें क्या होता है, एक तो हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट एग्जांपल सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और एक है आपका दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक तो हम लेते हैं मेटल और एक लेंगे मेटल का सॉल्ट। तो देखिए यहाँ पे एक तो है आयरन है आपका, आयरन ये है आपकी मेटल, और दूसरा है मेटल का सोल्ट। तो मेटल, अगर आपकी एक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल सोल्ट के कंपैरिजन में, तो क्या करेगी, उसके आयन को एक्सचेंज कर देगी और मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। तो यहाँ पे बनेगा क्या, आपका फेरस सल्फेट और कॉपर हो जाएगा आपका डिस्प्लेस। अब ऐसा क्यों हुआ इस रिएक्शन में, आयरन ने सल्फेट आयन को क्यों लिए पाए वो, क्योंकि इन्होंने क्या किया, आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है किसको, कॉपर को। किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो ये किस तरह की रिएक्शन है आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद दूसरा आप देखिए यहाँ पे जिंक सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और साथ में कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया, आयरन ने भी डिस्प्लेस किया, जिंक ने भी डिस्प्लेस किया, लेड ने भी डिस्प्लेस किया। क्यों किया, क्योंकि ये क्या है,
जिंक जो है, लेड है और जो आपका आयरन है, ये कॉपर से क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को इसके कंपाउंड से। तो आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दोज रिएक्शन इन विच वन मेटल डिस्प्लेस द अदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद दूसरा है आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इसमें आपके दो मेटल के सॉल्ट होंगे, मतलब दो आपके कंपाउंड होंगे, यहाँ पे मेटल के कंपाउंड्स होंगे और वो अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि हाईलाइट किया गया है यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। सोडियम तो क्या करेगा, बैरियम के क्लोराइड आयन ले लेगा और बैरियम क्या करेगा, सल्फेट आयन ले लेगा। तो यहाँ पे इन्होंने आयंस का क्या किया है, इन कंपाउंड्स ने एक्सचेंज किया है। जब ये आयन का एक्सचेंज करते हैं तो कई बार क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे साइड में नजर आ रहा है, ये है आपका इनसोल्यूबल सब्सटेंस। इनसोल्यूबल सब्सटेंस का नाम क्या है यहाँ पे, बैरियम सल्फेट। जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना है उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, उस रिएक्शन को हम और किस नाम से जानते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या नाम है यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और साथ में चाहे तो ऑक्सीजन की एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसको बोला जाता है, इसके बिल्कुल अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपको दिखाया गया है, चाइना डिश के अंदर कॉपर मेटल ली गई है और कॉपर मेटल को क्या किया गया है, गर्म किया गया है। जब कॉपर मेटल को हीट किया जाता है एयर के अंदर तो बनता क्या है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड आपका बना है, ये क्या है, एक तरह का आपका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर। दूसरा उसके बाद है आपका, अगर कॉपर ऑक्साइड को हम क्या करें, हीट करें, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, तो दोबारा से क्या होगा, आपका कॉपर अलग हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा, आपका वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो ये रिएक्शन कैसी है, आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है और ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो जब ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलती हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है ना, वाटर बन गया ऑक्सीजन ऐड करने के बाद हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, तो ये रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे चेक कीजिए कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गई है यहाँ पे, तो जब ऑक्सीजन हटती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो एक सिंगल रिएक्शन के अंदर यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट चुका है और जिंक की फॉर्मेशन हुई है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। और कार्बन ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है, तो ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्साइड से जिंक बनना रिडक्शन और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनना ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन को करवाते हैं, मतलब जिनके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती हैं, उन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन किसके पास है, कॉपर ऑक्साइड के पास है ना ऑक्सीजन, और दूसरी रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड के पास है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जिंक, और सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ दूसरी रिएक्शन में, जिंक ऑक्साइड। और जो दूसरे बचे हैं आपके रिएक्टेंट साइड वो क्या हो जाएंगे, आपके रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है फर्स्ट रिएक्शन के अंदर, और दूसरी रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन। तो लिख देते हैं इनके साइड में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एग्जाम में यहाँ से मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लेंगे। ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है,
रिडक्शन कहाँ हुई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। उसके बाद लास्ट इसका जो आपका रिएक्शन है वो देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन। मैग्नीज सॉरी मैग्नीशियम नहीं है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड से, मैग्नीज ऑक्साइड से किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, मैग्नीज क्लोराइड की, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किसकी फॉर्मेशन हुई है, क्लोरीन की। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है, तो ये होगा आपका रिडक्शन। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पता चल गया आपको कहाँ हुआ है, रिडक्शन आपको पता चल गया कहाँ हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ढूंढिए यहाँ से कौन है, मैग्नीज ऑक्साइड, ऑक्सीजन है ना इसके पास, तो ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैग्नीज ऑक्साइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। लास्ट टॉपिक है अभी हमारा यहाँ पे, व्हाट यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी हमने की है, तो इनका इफेक्ट हमारी जो डेली की रूटीन की जो लाइफ है उसमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे जो इसका बड़ा इफेक्ट है वो क्या है, कोरोजन। कोरोजन में होता क्या है, जब हमारी मेटल्स, बहुत सारी मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, लेड है, जब इनके ऊपर अटैक हो जाता है, जो इनके सराउंडिंग में सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, तो इनकी वजह से क्या होगा, जो मेटल है उनके ऊपर एक लेयर बननी शुरू हो जाती है, एक नया सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है मेटल्स के ऊपर, और उस नए सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कोरोड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिससे नया सब्सटेंस बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चांदी का कलर ब्लैक पड़ जाता है, तांबे का कलर ग्रीन हो जाता है, ये किसके एग्जाम्पल है, सारे कोरोजन के। और जो आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होती है, रस्टिंग मतलब एक तरह का कोरोजन ही है, वो क्या है, एक तरह वो भी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। तो कोरोजन की वजह से क्या होता है, डैमेज होता है हमारी कार की जो बॉडी होती हैं, जो ब्रिजेस होते हैं, जो रेल की लाइंस होती हैं, जो शिप्स होते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट जो इन मेटल से मिलके बनते हैं, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन के ऊपर रस्टिंग बहुत जल्दी होती है। तो कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है, इससे हमारी जो बहुत ज़्यादा जो मनी है वो हर ईयर क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। आयरन के खराब आर्टिकल्स को रिप्लेस करने में बहुत सारे पैसे हमारे वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक यहाँ से, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, एक तरह से जो हमारा फैट और ऑयल वाला जो खाना है, जो फूड आइटम्स है, उसको हम खुला नहीं छोड़ सकते। अगर हमने उसको खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, वो खाने लायक बचेगा ही नहीं। ऐसा क्या हुआ कि वो खाने लायक नहीं बचा, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन गैस है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगी, उस ऑयल के साथ, उस फैट के साथ रिएक्शन कर जाएगी, और रिएक्शन करके उसको क्या कर देगी, खराब कर देगी, उसकी स्मेल बदल जाएगी, उसका टेस्ट बदल जाएगा, ठीक है। और उस फूड को हम क्या बोल देंगे, फूड बिकम रैंसिड। तो अब हम करें क्या, अपने खाने को किस तरह से बचा के रखें, मतलब किस तरह से बचा सकते हैं हम, ऑक्सीजन गैस ही खराब कर रही है ना हमारे खाने को, तो ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए उस खाने से, ताकि हमारा खाना खराब ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करें, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं, अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रख सकते हैं अपने फूड के अंदर, ताकि हमारे खाने के साथ ऑक्सीजन ऐड ना हो। और आपने देखा भी होगा, जो चिप्स वगैरह हम खाते हैं मार्केट्स के अंदर, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनके अंदर गैस भरी होती है, जैसे उनको खोलते हैं तो गैस बाहर निकल के आती है। तो कौन सी गैस से फ्लश किए जाते हैं उन बैग्स के अंदर, उनके अंदर भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारे खाने के साथ रिएक्शन नहीं करती, और जिसकी वजह से हमारा जो खाना है, जो चिप्स वगैरह है, कितने लंबे टाइम के लिए वो स्टोर रहते हैं पैकेट्स के अंदर, वो ख़राब नहीं होते। और जैसे ही हम पैकेट्स को खोलते हैं तो चिप्स का टेस्ट क्या हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद बदल जाता है। तो ये सारा किसकी वजह से है, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, रेंसिडिटी होती है हमारे फूड की। और दूसरा क्या है, कोरोजन है, जिससे हमारा क्या होगा, बहुत सारा खाना और जो मेटल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं।